हाय। हम लोगों ने एसी चैप्टर ख़त्म कर दिया और हम लोग शुरू कर रहे हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जो 9वां चैप्टर है। अब हम लोगों ने बीच में चैप्टर इसलिए स्किप कर दिए बिकॉज आई रिसीव्ड पर्सनल रिक्वेस्ट फ्रॉम 2-3 पीपल कि हमें पहले एचआरएम ख़त्म करना है, बिकॉज ये वो चैप्टर है जिसमें बहुत ज़्यादा काम होता है करने को। तो अब हम लोग लाइन से नहीं जा रहे हैं, बल्कि वो चैप्टर जिसमें ज़्यादा काम होता है और किसी को एक्रेडिटेशन के समय रिकॉर्ड कीपिंग का बहुत ज़्यादा वर्क होता है, तो हम लोग पहले उसे ख़त्म करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट एचआरएम, और वो शुरू करते हैं हम एचआरएम 1 से। एचआरएम 1 है द ऑर्गेनाइजेशन हैज़ अ डॉक्यूमेंटेड सिस्टम फॉर ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। पहला ऑब्जेक्टिव एलिमेंट कमिटमेंट है। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग सपोर्ट the organization current and future ability to meet the care, treatment and service needs of the patients। यहाँ पे बात हो रही प्लानिंग की। तो जब मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाया था अंडरस्टैंडिंग एनएबीएच स्टैंडर्ड्स, तो मैंने बताया था आपको कि एनएबीएच के स्टैंडर्ड चैप्टर वाइज चलते हैं। पहले प्लानिंग से लेके फिर एग्जीक्यूशन और लास्ट में रिव्यू या ऑडिट या कंप्लीशन, यानी कि एडमिशन से डिस्चार्ज, बर्थ टू डेथ, वो साइकिल वैसा ही इस चैप्टर में भी हो रहा है। तो पहली चीज़ है प्लानिंग, एंड यू विल सी कि जब तक हम लास्ट में जाएंगे तब तक तो वैसे क्रेडेंशियलिंग और प्रिविलेजिंग की बात होगी, लेकिन इसी पर्टिकुलर स्टैंडर्ड में एग्जिट तक की बात हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या बात हो रही है? ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। अब वो प्लानिंग कैसे करनी है, पहले हम लोग की कंपोनेंट्स को सुनते हैं। की कंपोनेंट्स क्या है? राइट मिक्स ऑफ मैन पावर ऑफ ऑल कैटेगरीज टू मैच वॉल्यूम, मिक्स ऑफ पेशेंट, सर्विस एंड मेडिकल टेक्नोलॉजी। तो वॉल्यूम मतलब ऑक्यूपेंसी, मिक्स ऑफ पेशेंट मतलब आईसीयू, एनआईसीयू, इमरजेंसी, डायलिसिस, ओटी, सब जगहों की वर्क को देखते हुए। सर्विस डिलीवरी यानी कि आपका सर्विस स्टैंडर्ड क्या कहता है, आप कैसी केयर देना चाहते हो वो। और मेडिकल टेक्नोलॉजी यानी कि जो भी व्यक्ति हो वो उस हिसाब से ट्रेंड हो जिस मेडिकल टेक्नोलॉजी में आप काम कर रहे हैं। दिस इज डन विद द इन्वॉल्वमेंट ऑफ वेरियस स्टेक होल्डर्स। तो यानी एचआर को अकेले बैठ के ये प्लानिंग नहीं करनी है। एचओडीज़ को, सुपरवाइजर्स को, क्वालिटी टीम को, नर्सिंग टीम को इन्वॉल्व करके फिर प्लान करना है। उनकी प्रॉब्लम्स, उनके इनोवेटिव आइडियाज़, उनकी रिक्वायरमेंट्स को समझना है। बेस्ट, जब ये मीटिंग आप बुलाएं, मिनट्स ऑफ मीटिंग रिकॉर्ड कर लें। इससे आपको असेसर को रिकॉर्ड दिखाने में आसानी होगी कि आपने कैसे वेरियस स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व किया है। इट कैन ऑल्सो बी पेशेंट कंप्लेंट्स, जो इसलिए मिली हो बिकॉज किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में अक्सर कंप्लेन आ रही हो कि वहाँ मैन पावर नहीं होती, वहाँ मैन पावर नहीं होती, क्योंकि वहाँ पे लैक ऑफ मैन पावर चल रहा है। नेक्स्ट पॉइंट इज इट शुड use recognized methods for determining level of staffing to match strategic and operational plan of organization। operational plan क्या है? किस समय कहाँ पे कितनी मैन पावर की आवश्यकता है। strategic plan क्या है? what you want to achieve in future। तो लेट्स से अगर आपको 3 महीने बाद कुछ बेड बढ़ाने हैं तो प्लानिंग आज करनी है। आपको आज रिक्रूटमेंट शुरू करना है, बिकॉज उस स्टाफ को आपको ट्रेनिंग भी देनी होगी कि वो किस तरह से वो काम करने वाला है। वेयर नीडेड, कापा यानी करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन इज डन फॉर वेरिएंस फाउंड, यानी कि जहाँ पे वेरिएशन रहा, पिछले साल मैन पावर की कमी रही, वो आपको देखना है कि कैसे आप अगले साल के लिए उसे अपने प्लान में इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। अब यहाँ जो हम लोग बात कर रहे हैं रिकॉग्नाइज्ड मेथड्स, वो अब अगली स्लाइड में आपको दिखेगा। The organization maintains adequate number and mix of staff to meet the care, treatment and service needs of the patient। Almost repetitive like previous standard, लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ें दाएं बाएं कर दी गई हैं। This shall be commensurating with the workload and clinical requirement of patient care। ठीक है, हमने पहले भी डिस्कस किया। Staffing norms for nursing shall be according to published guideline। अब published guideline क्या है? पब्लिश गाइडलाइन खुद एनएबीएच की गाइडलाइन है, जो आपको एनएबीएच की वेबसाइट पे मिल जाएगा कि कितनी मैन पावर नर्सिंग की कहाँ पे पोस्टेड होनी चाहिए। जो स्टैंडर्ड है वो ये है कि वार्ड यानी जनरल केयर, चाहे वो सेमी प्राइवेट, क्यूबिकल, आप उसे प्राइवेट रूम कहें, सिंगल रूम कहें, स्वीट कहें, अगर उसकी केयर जनरल केयर है, मरीज स्टेबल है, आपको सिर्फ दवाएँ देनी है, तो 1:6 का रेशियो होगा, यानी 1 नर्स कैन टेक केयर ऑफ 6 पेशेंट इन 1 शिफ्ट। अगर ये इमरजेंसी है, डायलिसिस है
या HDU है तो रेशियो विल बी 1:3, यानी 1 नर्स कैन टेक केयर ऑफ 3 पेशेंट्स। अगर ये ICU है जहाँ पे मरीज़ वेंटिलेटर पे नहीं है तो रेशियो इज़ 1:2, यानी 1 नर्स कैन टेक केयर ऑफ 2 पेशेंट्स इन 1 शिफ्ट। और अगर पेशेंट वेंटिलेटर पे है तो 1 नर्स शुड टेक केयर ऑफ 1 पेशेंट इन ईच शिफ्ट। कई बार लोग मुझसे पूछते हैं कि ICU का खर्चा इतना क्यों होता है। बिकॉज प्रैक्टिकली अगर आप NABH स्टैंडर्ड फॉलो कर रहे हैं, जो मोस्ट ऑफ द NABH एक्रेडिटेड हॉस्पिटल हमेशा फॉलो करते हैं, तो प्रैक्टिकली 3 शिफ्ट में 3 नर्सें सिर्फ एक मरीज़ को देख रही होती हैं जो वेंटिलेटर पे है। तो न सिर्फ वेंटिलेटर की कॉस्ट, न सिर्फ दवा की कॉस्ट, बल्कि मैन पावर की कॉस्ट भी बढ़ जाती है। अब अगला जो पॉइंट है, दैट इज अ गुड रेफरेंस इज WHO's वर्कलोड इंडिकेटर ऑफ स्टाफिंग नीड, WISN मेथड। ये बड़ा ही टिपिकल मेथड है। इसके लिए प्रैक्टिकली 7 दिन का एक अलग से सेशन हो सकता है, और मुझे लगता है कि जो असेसर आपके यहाँ आएंगे उन्होंने भी इसे नहीं पढ़ा होगा। लेकिन अगर किसी ने पढ़ा है तो मैं कम से कम HR वालों को ये सजेस्ट करूँगा कि इसको ज़रूर सीखें। लेकिन वही है कि इसके लिए कम से कम आपको 10 से 15 दिन का टाइम चाहिए, पेशेंस चाहिए, मैथमेटिक कैलकुलेशन चाहिए। किसी दिन शायद हम लोग भी इसको करेंगे। मैंने अभी रिसेंटली इस पे एक सर्टिफिकेशन कंप्लीट किया है अपने लिए, जो मुझे खुद लगता है कि मतलब इंडिया में तो अप्लीकेबल ही नहीं है, लेकिन फिर भी अब NABH ने कहा है रेफरेंस के लिए, तो शायद कोई ना कोई असेसर कभी ना कभी आएगा आपके पास और क्लेम करेगा कि साहब आपको WISN मेथड फॉलो करना चाहिए था। तो जिस दिन ऐसा हो ज़रूर मुझे कांटेक्ट करें, मैं ट्राई करूँगा कि मैं आपको सिखाऊं। देयर इज़ अ कंटिजेंसी प्लान टू मीट मैन पावर शॉर्टेजेस। तो आपके पास एक बैकअप प्लान होना चाहिए कि जब मैन पावर शॉर्टेज होगी तो क्या करेंगे। दिस इंक्लूड सपोर्ट स्टाफ ऑल्सो, तो यानी कि हाउस कीपिंग, वार्ड बॉय, आया के लिए भी कंटिजेंसी प्लान होना चाहिए। अब यहाँ पे हम लोग इससे ज़्यादा डिटेल नहीं कर रहे हैं क्योंकि अगला स्टैंडर्ड इसी बारे में बात कर रहा है। द ऑर्गेनाइजेशन हैज़ कंटिजेंसी प्लान्स to manage long and short term workforce shortages including unplanned shortages। तो अब ये कहाँ कहाँ हो सकता है? शॉर्ट टर्म वर्कफोर्स शॉर्टेज, इट कैन बी 2-4 लोग बीमार पड़ गए फूड पॉइजनिंग की वजह से, कहीं पे एग्ज़ाम पड़ गया, बहुत सारी नर्सेज एग्ज़ाम देने चली गई, तो ये 1-2 दिन की शॉर्टेज है जो आपको मैनेज करना पड़ेगा। हो सकता है लोग चूंकि बीमार पड़े तो ये अनप्लान्ड है, अगर पहले से एग्ज़ाम की डेट पता थी, लोग एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो प्लान्ड लीव है। लॉन्ग टर्म मास स्ट्राइक हो सकती है, कई लोग एक साथ ऑर्गेनाइजेशन छोड़ सकते हैं, तो इसके लिए प्लान करना पड़ेगा। ये बेसिकली बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं होता है जितना छोटी ऑर्गेनाइजेशन में होता है, बिकॉज उनके यहाँ कई सारे डिपार्टमेंट में सिर्फ एक मैन पावर होती है, और वो मैन पावर जब अचानक छोड़ती है तो वो मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। की कंपोनेंट्स क्या है? दिस कैन बी रीप्रायोरिटाइजिंग द टास्क, एलोकेटिंग द टास्क टू अदर स्टाफ। तो रीप्रायोरिटाइजिंग द टास्क मतलब कि आपको जो इम्पॉर्टेंट टास्क हैं, इमरजेंसी है, उसको पहले हैंडल करना है, प्लान प्रोसीजर्स को शायद पोस्टपोन करना पड़े, लाइक सर्जरीज, एंडोस्कोपीज एट्सेट्रा। टास्क एलोकेशन टू अदर स्टाफ मतलब जो लेस क्वालिफाइड स्टाफ आपके पास अवेलेबल हैं, शायद उनको आपको यूज़ करना पड़े, या फिर लॉन्ग शिफ्ट करानी पड़े। जो दूसरी शिफ्ट में स्टाफ आने वाला है उसको थोड़ा जल्दी बुलाना पड़े, हो सकता है किसी से डबल शिफ्ट करानी पड़े। तो ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं। अदर ऑप्शंस कैन बी, आपके पास HR डिपार्टमेंट के पास कुछ रिज्यूम पहले से होंगे, आप उनको फ़ोन करके पूछ सकते हैं। अगर उनमें से कोई आके 2-4 दिन के लिए काम कर सकता है, उससे आप एश्योरेंस दे सकते हैं कि भाई जब अगली शॉर्टेज आएगी तो हम आपको पहले प्रायोरिटी देंगे, और अभी के लिए भी जो 2-4 दिन आप काम करोगे उसके लिए पेमेंट देंगे। दूसरे, आप एक टाई अप किसी मैन पावर सोर्सिंग एजेंसी से कर सकते हो, जो प्रैक्टिकली दिल्ली और बड़े शहरों में तो पॉसिबल, बट मुझे नहीं लगता कि कानपुर, लखनऊ या वाराणसी जैसे छोटे शहरों में ऐसी एजेंसीज उपलब्ध हैं। तो जो ऑप्शन है वो मैंने आपको बता दिए। अगला ऑब्जेक्टिव एलिमेंट अगेन कमिटमेंट है। द जॉब स्पेसिफिकेशन एंड डिस्क्रिप्शन आर डिफाइंड इन ईच कैटेगरी ऑफ स्टाफ। So content of job description shall be defined. Qualification, skill and experience should be mentioned. अब यहाँ पे इन्होंने खास तौर से एक चीज़ बोल दिया कि भाई अगर डॉक्टर हो तो MBBS हो, नर्स हो तो GNM हो, ये गाइड बुक में लिखा हुआ है। एंड एक्सेप्शन तभी है
जब कोई स्टेट की स्टैट्यूटरी बॉडी या गवर्नमेंट अदरवाइज अलाउ करे, यानी कि BAMS, BHMS, BAMS को अगर वहाँ की लोकल गवर्नमेंट अलाउ करती है और आपके पास कोई इसके लिए कोई कागज़ है कि देखिए हमारी स्टेट में तो गवर्नमेंट ने अलाउ किया है कि ANM भी काम कर सकती है या BAMS, BHMS और BUMS भी ड्यूटी डॉक्टर हो सकता है, तो अलाउड होगा। अदरवाइज MBBS एज ड्यूटी डॉक्टर, GNM एंड BSc एज नर्स। ऊपर आप कितना भी जा सकते हैं, नीचे नहीं आना, यानी ANM विल नॉट बी कॉल्ड स्टाफ नर्स। दिस इज एप्लीकेबल फॉर ऑल कैटेगरी ऑफ स्टाफ हु वर्क इन द ऑर्गेनाइजेशन। किस किस के लिए? फुल टाइम हो, चाहे पार्ट टाइम हो, चाहे विजिटिंग हो, चाहे ऑनरेरी हो, चाहे वॉलेंटियर हो, चाहे टेम्परेरी हो, सबके लिए JD बनाना ज़रूरी है। तो आप ये नहीं कह सकते कि विजिटिंग डॉक्टर है तो इसलिए हमने नहीं बनाया, पार्ट टाइम डॉक्टर है इसलिए हमने JD नहीं बनाया। NABH ने बिल्कुल क्लियर किया है स्टैंडर्ड में। हो सकता है आज तक आपको NC ना मिली हो, लेकिन स्टैंडर्ड पढ़िए, किसी ना किसी दिन कोई ना कोई असेसर आपके आके जरूरी NC देगा, अगर आपने अभी तक नहीं किया है। अगला ऑब्जेक्टिव एलिमेंट E, अगेन कमिटमेंट है। द ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म्स अ बैकग्राउंड चेक ऑफ न्यू स्टाफ। The organization has a suitable methodology to implement the same. This shall either be completed before staff joining the organization or within 1 month of joining. तो बैकग्राउंड चेक का मतलब क्या है? क्रिमिनल एंड नेग्लिजेंट बैकग्राउंड चेक। तो इसके लिए यूजुअली जो NABH आपसे एक्सपेक्ट करता है कि या तो आप पुलिस वेरिफिकेशन कराओ, जो कई बार थोड़ा सा टफ हो जाता है हॉस्पिटल्स के लिए। तो दूसरी चीज़ होती है कि आप एम्प्लॉय से रेफरेंसेस लो और उन रेफरेंसेस को फ़ोन करके आप चेक कर लो, पूछ लो कंडक्ट के बारे में, बिहेवियर के बारे में, और उन्हें बताओ कि भाई आपका रेफरेंस दिया है तो आप प्लीज़ कृपया सही इन्फॉर्मेशन दें, क्योंकि अगर कोई गलत इन्फॉर्मेशन होती है तो आप भी जिम्मेदार होंगे। थोड़ा सा ऐसा बोलने से सामने वाला थोड़ा सा असर पड़ता है। कई बार लोग सही इन्फॉर्मेशन भी दे देते हैं। वैसे तो मतलब मोस्टली ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशन में ये फॉर्मेलिटी होती है, लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है कि आप जो है ये फोकस कर लें कि जो रेफरेंस फॉर्म में फ़ोन नंबर या ईमेल आईडी आप मेंशन कर रहे हैं वो ईमेल आईडी सही हो, फ़ोन नंबर में 10 डिजिट हो, ना 11 हो ना 9 हो। कॉल करें तो ये ना बोले कि दिस नंबर डज़ नॉट एग्जिस्ट। और ऐसा नहीं हो सकता है साल भर पुरानी फाइल हो, दिस नंबर डज़ नॉट एग्जिस्ट समझ में आता है, लेकिन आपके यहाँ जिस दिन असेसमेंट हुआ उसके 10 दिन पहले का फाइल आपने बनाया और दिस नंबर डज़ नॉट एग्जिस्ट आएगा तो प्रॉब्लम होगी। अगला ऑब्जेक्टिव एलिमेंट, रिपोर्टिंग स्टेट रिलेशनशिप आर डिफाइंड फॉर ईच कैटेगरी ऑफ स्टाफ। तो एक ऑर्गेनोग्राम होना चाहिए जिसमें हायरार्की क्लियर होनी चाहिए, ऑर्गेनोग्राम ट्रांसपेरेंट होना चाहिए और सारे स्टेक होल्डर्स को अवेलेबल होना चाहिए जो देखना चाहिए, यानी जो एम्प्लॉय देखना चाहिए कि मैं किसको रिपोर्ट करूंगा। वैसा तो JD में भी मेंशन होता है, लेकिन ऑर्गेनोग्राम देखना चाहे तो अवेलेबल होना चाहिए। लास्ट में उन्होंने लिखा डिपार्टमेंट्स के भी ऑर्गेनोग्राम होने चाहिए। डिपार्टमेंट कहें, सेक्शन कहें, यूनिट कहें, उनके भी ऑर्गेनोग्राम होने चाहिए। अगला है अचीवमेंट G, एग्जिट इंटरव्यूज आर कंडक्टेड एंड they are used as a tool to improve human resource practices. So exit interviews are conducted to obtain feedback from employees leaving the organization. तो जो ऑर्गेनाइजेशन से एम्प्लॉय लीव कर रहा है उसका एग्जिट इंटरव्यू होना चाहिए, तो एक फॉर्मेट बना के उसे दिया जाना चाहिए। उन्होंने लिखा इट कैन बी डन इन द फॉर्म ऑफ पर्सनल इंटरव्यू ऑल्सो, कि आप पूछ सकते हैं कॉन्फिडेंशियली कि भाई बता दो क्या कारण है, क्या है, क्यों छोड़ रहे हो। एंड दिस शुड बी वॉलेंटरी एक्सरसाइज। HR को ये नहीं करना है कि भैया देखो NABH में लिखा है हमें करना है तो अब तुम करके ही जाओगे, भर के ही जाओगे, नहीं तो हम तुम्हारी सैलरी रिलीज़ नहीं करेंगे। दिस कैन नॉट बी वन ऑफ द रीज़न, ठीक है। सो लेकिन ये अदरवाइज भी नहीं हो सकता कि नहीं साहब हमारे तो किसी एम्प्लॉय ने बोला ही नहीं कि हमें एग्जिट इंटरव्यू फॉर्मेट भरना है। 1-2 फाइल में नहीं मिलेगा, वहाँ आप मेंशन कर सकते हैं कि जी एम्प्लॉय ने मना कर दिया, लेकिन मैंने जब उससे डिस्कशन किया जो उसने बोला मैंने अपनी लैंग्वेज में नोट करके फॉर्मेट में लगा दिया है, इसलिए एम्प्लॉय का साइन नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि 100% ऑन दिस साइड और 100% ऑन दैट साइड। एम्प्लॉय वॉलेंटरली अपनी विल से अगर आपको बता रहा है आप नोट करिए, साइन कराइए, नहीं बता रहा है छोड़ दीजिए, ठीक है। सो दिस इज इट। अब हम लोग मिलेंगे अगेन विथ HRM 2 के साथ। जल्दी से जल्दी इस चैप्टर को भी ख़त्म करेंगे। मेरा टारगेट है कि मैं बहुत जल्दी सारे स्टैंडर्ड्स को ख़त्म करूं, उनकी प्लेलिस्ट बताऊं, जिससे हम लोग आगे की डिस्कशन पे जा सकें और हम डिसाइड कर सकें कि हम किस तरह से इनको और अच्छे से इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। इन केस ऑफ एनी डाउट सजेशन
please do comment. Thank you.